In the name of Allah who is the most beneficent and merciful students. My dear students, आज हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. इसे हम रियल एंड एपरेंट वेट कहते हैं स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है और घरों में रेस्ट नहीं करना स्टूडेंट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल चल रहे हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाजमी पेपर में आते हैं. तो स्टूडेंट्स रियल एंड एपरेंट वेट की बात करेंगे. आप लोगों ने पहले वेट जो पढ़ा हुआ है वो एक्चुअली वो रियल वेट है, जो आप लोअर क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा. एक तो आपको पता होना चाहिए नेट फोर्स के हवाले से. मैं स्टूडेंट्स नेट फोर्स के हवाले से बताना चाहता हूँ. ये फर्ज करें एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स फर्ज करें कि इस सैंड पे जो फोर्स लग रही है लेट्स सपोज 8 न्यूटन है और इस सैंड पे जो फोर्स लग रही है इसकी वैल्यू 4 न्यूटन है. अगर मैं पूछूं आपसे कि नेट फोर्स कितनी होगी तो समझ सिंपल आंसर ये है कि 8 - 4 एंड यू गेट 4 न्यूटन. क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, आप रिवर्स करते हैं माइनस कर देंगे यू गेट द आंसर. और अगर यही ऐसे हो कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी ये 8 न्यूटन है, यहां पे 4 न्यूटन है और इसमें इस सैंड पे जो सी फोर्स लग रही है लेट्स सपोज दैट इज 2 न्यूटन. अब मैं यहां से आपसे पूछूं कि नेट फोर्स कितनी है. सिंपल आंसर ये पैरेलल है, इनको आप ऐड करेंगे 12 और इसमें से 2 को माइनस कर देंगे एंड यू गेट 10 न्यूटन. अब अगर मैं ये कहूं कि इस जगह पे इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस अगेन ऐड करेंगे, ये भी 4 न्यूटन है और इसकी भी वैल्यू स्टूडेंट्स 4 न्यूटन ही के इक्वल है. इफ आई आस्क व्हाट इज द नेट फोर्स, योर आंसर इज 100% करेक्ट, दैट इज 0 न्यूटन. स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि नेट फोर्सेस जो हैं वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. स्टूडेंट्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है कि जिसमें अब ये कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, यानी एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर होता है. और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है कि जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड. ये आपने इंपॉर्टेंटली इसको रिलेट करता है तो इसलिए मैंने चीजें बताई. अब रियल वेट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स. रियल वेट आप जानते हैं कि इट इज द ग्रेविटेशन पुल ऑफ इट इज द ग्रेविटेशन it is the gravitational pull of earth on a body. यानी एक बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशन पुल होता है ये रियल वेट होता है. यानी जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अटैक करती है, खींचती है, उसे हम रियल वेट कहते हैं. और ये W बराबर होता है mg के. ये आम बैलेंस से आप मैथ कैलकुलेट करते हैं, जी से मल्टीप्लाई कर देना एंड यू गेट रियल वेट. और जब आप एपरेंट वेट की बात करते हैं तो एपरेंट वेट की स्टूडेंट्स कई डेफिनेशन है. अब ये भी कह सकते हैं द वेट मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस इज नेम्ड एज एपरेंट वेट, या ये भी कह सकते हैं द फोर्स which prevents a body from falling. इसे हम एपरेंट वेट कहते हैं, या आप द वेट मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, उसे हम एपरेंट वेट कहते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय T. इट इज नोटेड बाय T, ये T से दार करता है. अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन एन एलिवेटर की बात करेंगे कि एपरेंट वेट जो है वो किसी भी एलिवेटर या लिफ्ट के अंदर उसमें क्या चेंज आती है. एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी
in an elevator or lift, यानी एलिवेटर या लिफ्ट के अंदर एपरेंट वेट के बारे से हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये डायग्राम आपने स्टूडेंट्स हर केस में बनानी है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स इसका रियल वेट जो है वो चेंज नहीं होगा। यानी आपने देखा होगा कि लिफ्ट में या एलिवेटर में, जो बिल्डिंग्स में ऊपर नीचे जाता है एलिवेटर या लिफ्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो बॉडी का रियल वेट जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ एपरेंट वेट हम देखेंगे कि किस जगह पे इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, कब इसकी वैल्यू जीरो। तो हम डिफरेंट केसेस यहां पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m के बराबर है, और इसका वेट आप देख रहे हैं W इज इक्वल टू mg रियल वेट, और ये हमने स्प्रिंग बैलेंस जो है, यानी इस बॉडी को स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच किया, और स्प्रिंग बैलेंस जो है किसी स्ट्रिंग के जरिए से इसकी सीलिंग से, ये एलिवेटर है या लिफ्ट है, उसकी सीलिंग के साथ हमने अटैच किया हो। अब अंडरस्टूड है कि टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में अपवर्ड होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और रियल वेट आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी W डाउनवर्ड और T जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये आपने याद रखना है, यानी T अपवर्ड और W डाउनवर्ड। अब पहले केस में हम यहां पे केस नंबर 1 की बात करेंगे। केस 1, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, when the elevator is at rest or moving with the uniform velocity, एलिवेटर रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो तब हमने ये देखना है कि इस पर्टिकुलर केस में एपरेंट वेट और रियल वेट जो है उसकी क्या पोजीशन होती है। अब यहाँ पे ये एक एलिवेटर, ये आप देख रहे हैं इट इज एट रेस्ट, ये रेस्टिंग पोजीशन में है, और अगर ये रेस्टिंग पोजीशन में है तो इस वजह से यहाँ से हम सबसे पहले नेट फोर्स के हवाले से यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नेट फोर्स कितनी होगी। इस से नेट फोर्स जो है वो आप W माइनस टी कह दें, T माइनस W कह दें, तो भी नो चेंज, कोई इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं, T माइनस W क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में। अब आप जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली F इज इक्वल टू ma के बराबर होता है। अब यहां से क्योंकि ये फोर्स है इसको आप इससे रिप्लेस कर दें, तो यहां से ma बराबर होगा किसके इक्वल स्टूडेंट्स, T माइनस W के बराबर। अब क्योंकि ये लिफ्ट जो है इट इज एट रेस्ट, यानी लिफ्ट या एलिवेटर इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो लाजिम बात है एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा, क्योंकि रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। तो इसमें a बराबर जीरो क्या होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर दें, ये जीरो होगा और यहाँ से t माइनस W हो गया। अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स W इज इक्वल टू T या T इज इक्वल टू W, W को आप इधर ले आए तो ये इसके बराबर, सो T इज इक्वल टू W। तो यहां से हमें जो रिजल्ट यहां से निकलता है स्टूडेंट्स, रिजल्ट क्या निकला यहां से, रिजल्ट ये निकला कि व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन बोथ द वेट्स, आई मीन रियल and apparent weights are equal। तो इसमें आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जब एलिवेटर रेस्ट में होता है तो इस केस में रियल और एपरेंट वेट क्या हो जाते हैं, ये बराबर होते हैं, ये आपके सामने T इज इक्वल टू W के बराबर है। अब हम आ जाते हैं जी केस नंबर 2 में। अब केस नंबर 2 में हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स, केस 2
when the lift is moving या elevator is moving, या लिफ्ट भी, इसकी जगह पे लिफ्ट भी लिख सकते हैं आप। when the elevator or lift is moving with an acceleration a, with an acceleration a, when the lift is moving with an acceleration a in upward direction, in upward, या when the elevator is moving upward with an acceleration a, तो इस केस में हमने देखना है कि इस केस में एपरेंट वेट या रियल वेट जो है इसमें से इसकी क्या पोजीशन बनती है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सेम डायग्राम आपने ड्रा करनी है जो प्रीवियस केस में भी आपने ड्रा की, ये हर केस में आपने यही डायग्राम ड्रा करनी है स्टूडेंट, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस एज इट इज, ये पॉइंटर है स्प्रिंग बैलेंस इसको कहते हैं एस बी, और यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मैस एम है और ये मैंने सस्पेंड किया हुआ है इसके साथ, और ये जो है सस्पेंडेड ऑन द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर या लिफ्ट। तो अब हम केस नंबर 2 की बात करें, जैसे मैंने केस नंबर 2 को कंटिन्यू किया हो कि व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, तो इस केस में नेट फोर्स, देखिए ये अपवर्ड जा रहा है तो अंडरस्टूड है कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सी है, टेंशन टी, यानी टेंशन टी अपवर्ड जो स्प्रिंग बैलेंस बताता है हमें एपरेंट वेट, और रियल वेट जो है इसकी डायरेक्शन किधर है, ये डाउनवर्ड है। अब यहां से अगर आप नेट फोर्स की बात करें तो एफ नेट विल बी इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू के, तो यहां से एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू के बराबर, और यहां से सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर दें। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं ऑलरेडी, एफ इज इक्वल टू एम ए के। अब कीमत यहां पे लगा दें तो एम ए बराबर किसके हो गया, टी माइनस डब्ल्यू के। अब यहां से हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में अब देखिए टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए के इक्वल, मैंने यहाँ पे कोई भी साइड आप लेफ्ट साइड एज इट इज राइट साइड बना सकते हैं, राइट साइड टोटल आप लेफ्ट साइड बना सकते हैं, मैटर नहीं। तो टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम है, और यहां से आप डब्ल्यू को इधर शिफ्ट कर दें, तो जब डब्ल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे इट बिकम अ पॉजिटिव। तो यहां पे आप देख रहे हैं टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए के बराबर। तो इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा कि एपरेंट वेट जो है, अब इनमें से कौन सा वेट ग्रेटर है, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट बाय एन अमाउंट एम ए, यानी एम ए अमाउंट जो है वो ग्रेटर होगा। तो ये चीज आपके नॉलेज में होना चाहिए स्टूडेंट्स। इस पर्टिकुलर केस में आप रिजल्ट यहां मेंशन करेंगे, इन दिस केस apparent weight is greater than real weight by an amount है। तो ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए। नो कम टू केस नंबर 3 स्टूडेंट्स, केस 3, और इस केस 3 में आप ये कहते हैं कि व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग downward with an acceleration नहीं। अब यहां पे भी सेम सिचुएशन में स्टूडेंट्स वही चीज
वही डायग्राम, सेम डायग्राम आपने यहाँ पे भी ड्रा करनी है। और यहाँ से आप ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये पॉइंटर है, और यहाँ से आप मैथ अटैच कर देते हैं। इसमें जो स्प्रिंग बैलेंस है ये हमें अपरेंट वेट की रीडिंग बताता है या अपवर्ड डायरेक्शन में, और रियल वेट जो है वो आप देख रहे हैं कि ये डब्ल्यू डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब इस केस में एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, एलिवेटर जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो सिंपल सी बात है डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, डब्ल्यू। तो यहां से डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी। अब जिधर बॉडी ये एलिवेटर मूव कर रहा है अंडरस्टूड है वो वाली फोर्स ग्रेटर हो, तो यहां से इस केस में डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी, यानी रियल वेट इज ग्रेटर देन अपरेंट वेट। और यहां से आप नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, डब्ल्यू माइनस टी के। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर दें। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी, एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर, यानी सेकंड लॉ दोबारा सुन लें। तो हम केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं। व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, यानी ए एक्सेलरेशन के साथ अगर ये मूव करता है, अगर ये मूव करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर केस में डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी, डब्ल्यू टी से ग्रेटर। तो एफ नेट की बात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू माइनस टी के बराबर। और यहाँ से आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जिस तरह हमने पहले केस में अप्लाई किया था, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर दें तो एम ए बराबर किसके हो गया, डब्ल्यू माइनस टी के इक्वल होगा। और यहाँ से आप ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो इस एंड पे इसको आप यूं कह सकते हैं डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए के बराबर, और यहां से डब्ल्यू बराबर किसके हो गया, टी प्लस एम ए, यानी ये माइनस टी है, इधर जाके क्या बन गया प्लस, और ये प्लस एम ए। तो यहां से हमें ये रिजल्ट यहां से ये निकला, रिजल्ट यहां से क्या निकला स्टूडेंट्स, इट शोज दैट, यानी ये जाहिर करता है दैट द रियल वेट is greater than apparent weight by an amount MA। यानी यहां से इस पर्टिकुलर केस में आप ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में जो रियल वेट है वो अपरेंट वेट से ग्रेटर है बाय एन अमाउंट एम ए। एंड नाउ वी हैव द लास्ट केस इज देयर व्हेन द एलिवेटर इज फॉलिंग फ्रीली, यानी अगर एलिवेटर जो है ये फ्रीली फॉल करता, तो यहाँ पे आप केस नंबर 4 की हम बात करेंगे। केस नंबर 4 में पहले केस में आपने देखा कि स्टूडेंट्स एलिवेटर रेस्ट में था, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसमें t इज इक्वल टू डब्ल्यू। सेकेंड केस में आपने देखा कि एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, तो यहां पे आपने देखा कि t इज ग्रेटर देन रियल वेट बाय एन अमाउंट एम ए। और थर्ड केस में व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, सो रियल वेट इज ग्रेटर देन अपरेंट वेट बाय एन अमाउंट एम ए। एंड नाउ वी हैव द लास्ट केस इज देयर स्टूडेंट्स, केस नंबर 4। Case 4, when the elevator is falling freely। जब एलिवेटर जो है वो फ्रीली फॉल करता है, उस वक्त फ्रीली फॉल से मुराद ये है कि यही एलिवेटर है, सेम डायग्राम, और इसमें ये स्प्रिंग बैलेंस आपने बनाया था, और यहाँ पे कोई बॉडी आपने सस्पेंड किया था जिसका मैस एम था। अब अगर ये स्ट्रिंग जो है ये स्टूडेंट्स इट ब्रेक्स अप, अगर ये स्ट्रिंग ब्रेकअप हो जाए तो लाजिम है इसका एक्सेलरेशन जो फॉलिंग का किसके बराबर होगा, ए इज इक्वल टू जी। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स वो होते हैं दी ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, दे आर सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से ए बराबर जी के होगा।
तो इस केस में अगर आप नेट फोर्स की बात करें तो एफ नेट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी के इक्वल, और यहाँ से आप सेकेंड लॉ मोशन को अप्लाई कर दें एफ इज इक्वल टू एम में, जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ से ये एम ए बराबर हो गया डब्ल्यू माइनस टी के इक्वल, और इस केस में भी आप इस चीज़ को यूं मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ए किसके बराबर है, ए बराबर जी के है। तो यहाँ से ये एम जी और डब्ल्यू रियल वेट है, तो ये भी किसके बराबर होगा, एम जी के और माइनस टी के। अब टी को इधर ले आए, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब एम जी माइनस एम जी, अब टी किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में जिसमें अपरेंट वेट बिकम 0, अपरेंट वेट जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तो आप ये कहते हैं कि इन दिस स्टेट इज नेम्ड एज वेटलेसनेस, यानी इसे हम वेटलेस की कंडीशन कहता है, यानी जिसमें अपरेंट वेट 0 हो जाए, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज वेटलेसनेस। तो स्टूडेंट्स यानी स्पेसशिप के अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन जो है वो वहाँ पे ऑब्जर्व होती है, और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स दे आर फ्लाइंग इनसाइड इट, क्योंकि वहाँ पे उनका अपरेंट वेट जो है वो 0 बन जाता है। ये वेटलेसनेस की कंडीशन कहलाता है, इसे हम वेटलेस कहते हैं, यानी ये वेटलेसनेस की कंडीशन है। और ये जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रोनॉट्स जो है वो फील करते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन, क्योंकि उनका अपरेंट वेट 0 हो जाता है। दे फ्लाइंग इनसाइड द स्पेसशिप। थैंक यू वेरी मच।